नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। पूरे देश में आम चुनाव को लेकर के घोषणाएं और रोज नए नए अपडेट आ रहे हैं। आज सुबह अपडेट आया कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी पर उनके ही एक पुराने कार्यकर्ता और सिपाही को टिकट दी गई है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का पुराना सिपाही हूँ। अब हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रायबरेली से टिकट मिलने से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा, क्या इससे कार्यकर्ताओं में जान आएगी, क्या है पूरा मामला, हम समझने की कोशिश करते हैं। आज राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन करने गए हैं। इसका क्या असर होगा भारतीय राजनीति पर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर? देखिए, इसका असर बड़ा व्यापक होगा, पूरे देश में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सांसद जीत करके जाते हैं, सबसे जो है मुख्य है कि वहीं से देश की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता निकलता है। क्योंकि गुजरात से मैं बड़े अचरज में हूँ कि बनारस विद्वानों की धरती है, वहाँ विद्युत मंडली है, वहाँ BHU है, काशी विद्यापीठ है, संपूर्णानंद, तमाम तरह के शिक्षण केंद्र हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का मेन केंद्र रहा, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद की उपाधि मिली। अब वहाँ के लोगों पर मुझे बड़ा तरस आता है कि किस तरह से उस विद्युत मंडली में गुजराती ठग आके हावी हो गया। ये सोचने वाला है, ये विचारणीय मुद्दा है। अभी जिस तरह से कह रहे हैं लोग, तमाम तरह के प्रोपगंडा, RSS से बड़ा प्रोपगंडा मशीनरी कहीं किसी के पास नहीं होती। जो वीडियो क्लिप बना करके एडिट कर करके तमाम तरह का प्रचार प्रसार लोग करते हैं। रही बात, एक शब्द मोदी जी ने कहा है कि 2 भैंस थी 1 भैंस, हाँ, यानी इनके कहने का मतलब गई भैंस पानी में। यानी अब सरकार में ये नहीं आ रहे हैं, इनकी घबराहट, बौखलाहट, ये इतना निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। एक सामूहिक बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, एक बलात्कारी के लिए वोट मांग रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास उर्फ राजा बाबू। इनकी पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चिन्मयानंद हो, कुलदीप सेंगर हो, BHU कांड के 4 बलात्कारी इन्हीं के IT सेल के सदस्य हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने की में उत्तर प्रदेश पुलिस को 60 दिन का समय लग गया था। तो इतनी महान पार्टी के लोग अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पर उपदेश देने लगे, तो ओरिजिनल जो पतिव्रता स्त्री है उसका होगा क्या? यानी भरपूर समाज का। अभी कोविड की जो वैक्सीन थी, इस पे इंग्लैंड की कोर्ट में वहाँ के MD, वो उसके GM जो भी है, उन्होंने बयान दिया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं बड़ा भयंकर। 52 करोड़ लेने के बाद चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से देशवासियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया इस जालिम प्रधानमंत्री ने। तनी एक लज्जा नहीं आती है। दुनिया के मंगलसूत्र की बात करता है, अपनी बीवी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया। इतना बड़ा कुकर्मी। मैं आपको यहीं रोकता हूं। आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ये गुजरात से बनारस कैसे आ गए? बहुत पहले 14 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो उनको बनारस और माँ गंगा ने बुलाया है। देखिए, हम सनातनी हैं, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। माँ गंगा जानते हैं कब बुलाती हैं? जब लपट सुंदरी से मोहब्बत होती है। लपट सुंदरी जानते हैं? मणिकर्णिका। बस सही पहुँचे हैं, राजा हरिश्चंद्र थे जी। तो आखिरी समय, अब वो बनारस की धरती है, काल भैरव की धरती है। अब इसके बाद इनकी पूरी उम्र तिहाड़ जेल में सड़ेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने ये कहा और मैं मानता भी हूँ कि उत्तर प्रदेश से जो देश की राजनीति की सत्ता है, उत्तर प्रदेश से निकल कर आता है, उसका रास्ता वहीं से निकलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं, आप जब बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को कस कर रखते हैं, चूड़ी टाइट रखते हैं, इसलिए भाजपा के साथ ही जाएगा वोटर या आम लोग भाजपा को ही वोट देंगे।
इस पर आप क्या कहते हैं? क्या देश की में मुसलमानों को 1200 रुपये में गैस सिलेंडर में मिल रहा है और हिंदुओं को 500 मिल रहा है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, अभी तक जितने बलात्कार हुए हिंदू बेटियों के साथ हुए हैं भाजपाई गुंडों के द्वारा, एक भी मुस्लिम के साथ नहीं हुआ। महिला कल्याण मंत्री हैं स्मृति ईरानी, ट्रिपल सरेंडर, जी जिन्होंने दूसरे का पति ही किडनैप कर लिया, जी, अपनी सहेली की। ये लोग तो वो हैं कि सुपो हंसे चलनियों हंसे ओमा 72 छेद, ये लोग उपदेश देने के काबिल हैं। और जो रायबरेली की सीट की बात हो रही है, तो सबसे पहले वहाँ की सांसद कौन हुई थी? शीला कौर। शीला कौन थी? पंडित नेहरू की सरहज थी, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी की मामी थी। उसके बाद दूसरा सांसद कौन हुआ जानते हैं? जी आप बताएं। फिरोज जहांगीर गांधी, यानी इंदिरा जी के पतिदेव। उसके बाद सांसद हुई श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके नहीं रहने पर। इंदिरा जी के मरने के बाद उससे पहले सांसद थे राजीव जी अमेठी से, क्योंकि उनके भाई की सीट थी संजय गांधी जी की, परंपरागत सीट है। उसके बाद वहाँ से सोनिया जी लड़ी, कैप्टन सतीश शर्मा लड़े अमेठी से। सोनिया जी फिर चली गई अपने सासू को वाली सीट पर जी, वो वहाँ से सांसद हुई रही। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने रिजाइन मारा, एमपी राज्यसभा बन गई। तो बेटे अगर अपने पूर्वजों की परिपाटी का निर्वहन कर रहे हैं तो इसमें भाजपाई उछिद्रों को मिर्ची लगे तो हम क्या करें? इसमें दो सवाल है। एक तो स्मृति ईरानी ने ये कहा कि ये अमेठी छोड़कर भाग गए हैं इसलिए कि इन्होंने हार स्वीकार कर ली। दूसरा ये नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वायनाड इसलिए जाते हैं कि वहां से जीत जाएं, बाहुल्य सीट है मुसलमानों की, तो ये सुरक्षित सीट है इसलिए चले जाते हैं। और इस बार रायबरेली इसलिए दिया है कि सोनिया जी वहां छोड़ के भाजपा के डर से या हार के डर से राजस्थान चली गई और सुरक्षित सीट राहुल गांधी को दिया गया है ताकि वो जीत जाएं। उनका ये कहना था कि बेटे का भविष्य सुधार रही हैं। दरअसल ये तो निसंतानी है जी, ये तो रंडा मुंडा है, इनको तो कोई औलाद है नहीं। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि निसंतानी का सुबह सुबह चेहरा देख लीजिए तो दिन भर भोजन ना मिले। जी ये तो उससे भी बदतर हैं। जी, तो कौन माँ बाप अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के बारे में नहीं सोचता है? अगर उन्होंने सोचा है तो ठीक किया है। आप इतना जो नरेंद्र मोदी से खफा हैं, आपको क्या इस देश की जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इन सब से डर नहीं लगता? मुझे मौत से नहीं डर लगता, मुझे ईश्वर से डर लगता है, परवरदिगार आलम से डर लगता है, वाहे गुरु से डर लगता है। मोदी जी से? मोदी जी क्या करेंगे महाराज? मैं एक सर्विसमैन हूँ, फौजी आदमी रहा हूँ, बॉर्डर पे सीना तान के खड़ा रहा हूँ। इन सब कारों से मैं क्यों डरने जाऊं? कल इनको कह दीजिए फोर्स हटा करके और पब्लिक के बीच चले जाएं। मणिपुर तो इनसे जाना हुआ नहीं, पंजाब में गए तो सूसू निकल गई, पैंट गीला हो गया। अब क्या है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कह दीजिएगा बड़े मुश्किल से मेरी जान बची, भाइयों एवं बहनों मित्रों। तो इस तरह से काम नहीं चलता। पंडित राहुल गांधी उस परिवार के सदस्य हैं। आप विरोधाभासी बोल रहे हैं। आपने कहा कि उनकी पैंट गीली हो गई और वो हमेशा कहते हैं कि मेरी लाल आंखों से चीन भी डरता और 56 इंच का सीना है मेरा। बिहार रेजिमेंट के विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 जवानों की गलवान घाटी में हत्या कर दी गई चाइना की आर्मी के द्वारा। और देश का कायर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहता है कि ना हमारे वहाँ कोई घुसा है, न कोई जमीन कब्जा हुई है और न कुछ हुआ है। और देश का रक्षा मंत्री कहता है कि चाइना हमारे वहाँ घुसपैठ कर चुका है। 20 जो विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित बिहार रेजिमेंट के जवान जो मारे गए थे, वो क्या गए थे चाइना में पिकनिक मनाने? और देश का प्रधानमंत्री बड़ा बहादुर है तो चाइना के खिलाफ 4 शब्द बोलने में इसको शर्म लगती है? आप मुझे बता दीजिए। आप उन्हीं लोगों के कफन पर बिहार में जाकर के ये वोट मांगे। आप बताइए भाई, सोचने वाला
इस देश का किसान नाराज, इस देश का नौजवान बेरोजगार नौजवान नाराज, इस देश की महिलाएं नाराज। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है। अभी जिसका प्रचार प्रसार किए हो और जिसे जर्मनी भगा दिए हो, यूरोप, जो प्रज्वल रेवन्ना को, तो आपका चरित्र कितना महान है, कितने बड़े चरित्रवान हैं आप। पूरे विश्व में तो छीछा लेदर हो रही है इस सामूहिक बलात्कारी का प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री की। धन्यवाद। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम है पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, आप कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ, बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ। गोरखपुर से हैं, बाई कास्ट ब्राह्मण हैं। हाँ। आपके पास फिर लौटूंगा क्योंकि आपके यहाँ गोरखपुर में लगातार वो सीट भाजपा की है और आप कह रहे हैं इस बार रंपत हरामी चुनाव हार जाएंगे। रंपत हरामी? हाँ, एक पिक्चर में उन्होंने एक छक्के का रोल अदा किया था रवि किशन ने जी। उसमें नाम रखा गया था रंपत हरामी। अच्छा, तो उनका नाम आप हाँ हाँ जी। इस बार हार जाएंगे? इस बार हार जाएंगे क्योंकि उनकी भी दूसरी बीबी पहली वाली 25 साल के बाद प्रकट हो गई है। हाँ जी, वो तो भाजपा में सभी लोग चरित्रमान हैं। इन्होंने कहा था चित्रा त्रिपाठी के शो में, मेरे जो 4 बच्चे पैदा हुए कांग्रेस की कृपा से हुए, अब मैं उस कांग्रेसी को ढूंढ रहा हूँ कौन सहयोग किया बच्चा पैदा करने में। धन्यवाद धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जी नवरूप सिंह, मैं संधू पंजाब से। पंजाब से हैं जी। मैं अभी दिल्ली में देख रहा हूँ, मेरी ड्यूटी लगी है पार्टी की ओर से। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आज रायबरेली से राहुल जी नामांकन करने गए हैं, क्या लगता है ये कितना मजबूत फैसला होगा? हालांकि इसकी बहुत किरकिरी भी हुई है, आखिरी दिनों में ये अनाउंस किया गया, ये कांग्रेस के लिए कितना ताकतवर फैसला है? आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जिसको देश का युवा, देश का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, देश का आम नागरिक बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करता है, और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को रायबरेली सीट की आप बात की, रायबरेली से जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, उनकी आवाज़ थी कि हमारा जो हक की आवाज़ है पार्लियामेंट में उठाएं, और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनके जो लोगों की आवाज़ है वो पार्लियामेंट में गूंजेगी। इंडिया अलायंस की सरकार में बहुत बड़ा रोल रायबरेली सीट का होगा। पूरे देश में इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और लोगों ने अपना मन बना लिया है। आप अपना नाम बताएं। सनी गुप्ता। सनी गुप्ता, आप कहाँ से हैं सनी जी? मैं मुजफ्फरनगर से शामली जिले का रहने वाला हूँ। शामली जिले का रहने वाले। आपके यहाँ मतदान हो गया दूसरे चरण में? पहले चरण में हमारे यहाँ मतदान पहले चरण में था। आप मुझे बताएं कि वहाँ क्या स्थिति थी या क्या स्थिति है? देखिए, इस बार पहली बात तो इनका जो पहले फेज में था पोलराइजेशन का मुद्दा हमारे यहाँ पर नहीं चला, वो हिंदू मुसलमान नहीं चला इनका। जो इनके एक कैटेगरी, खास कैटेगरी है अंधभक्तों की, वो मोदी जी की तरफ गए। और आपने देखा होगा कि पहले चरण में मतदान बहुत कम हुआ। मेरा मानना है कि जिन्होंने 400 पार का नारा दिया वो उनको बैकफायर कर गया, क्योंकि इनका एक अंधभक्त और जो इनका एक विश्वास करने वाला जो एक तबका बना हुआ है, उसने सोचा भाई मोदी जी ने 400 पार बोल दिया तो वोट डालने की जरूरत क्या है। तो आप देखो कि जितना भी वेस्ट यूपी का इलाका है जहाँ पे मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ आए थे, वहां पे मतदान प्रतिशत बिल्कुल तेजी से गिरा है। 6-7% का डिफरेंस है। और जो कि इंडिया अलायंस का इस बार का मतदाता था, उसने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया है। तो ये इनको पहली बार में बैकफायर हुआ। और एक राउंड के बाद जब इनको ये एहसास हुआ है कि हमारा 400 पार का नारा हम ही पे भारी पड़ गया, तो 400 पार की बातें इन्होंने करनी छोड़ दी, पहली चीज। और दूसरी बात, तुरंत प्रभाव से मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान और अपना जो इनका पूरा डर्टी गेम है, डर्टी पॉलिटिक्स है, उस पर उतरा है। ठीक है, अब मुझे एक सवाल का ये जवाब दीजिए कि बहुत देर से ही सही आज ये घोषणा हुई है कि रायबरेली से राहुल गांधी नॉमिनेशन करने गए हैं। बिल्कुल। इसका क्या फर्क पड़ेगा कार्यकर्ताओं पे? इससे कितनी मजबूती मिलेगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को? देखिए, पहली चीज, देर से, आपने बोला देर से, अगर ये सीट 15 दिन पहले डिक्लेयर हो जाती तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात की चर्चा होती कि अमेठी और रायबरेली कौन लड़ रहा है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी भारत जोड़ो यात्रा, 7000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और यात्रा मिलके हुई पहली यात्रा, वो कवर ही नहीं कर रही थी। रात 12 बजे तक आप देखो मेन स्ट्रीम मीडिया में ये मुद्दा था। तो जो बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान, उससे हटके लोगों का ध्यान कहा था कि अमेठी रायबरेली से कौन लड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस की परंपरागत सीट है।
तो रायबरेली सीट से तो कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो गांधी परिवार ही लड़ रहा है, और अमेठी सीट से भी गांधी परिवार ही लड़ रहा है। केएल शर्मा जी जो 30 साल से गांधी परिवार का हिस्सा है, हम उनको भी अपना परिवार मानते हैं। मोदी जी अपने परिवार को परिवार नहीं मानते, झूठ मूठ का पारिवारिक एजेंडा चलाते हैं। तो क्या केएल शर्मा जी गांधी परिवार से अलग है? नहीं, केएल शर्मा जी गांधी परिवार का हिस्सा है, 30 साल से गांधी परिवार का हिस्सा है, और इसको बोलते हैं असली परिवार का काम निभाना और असली परिवारजनों का ख्याल रखना। एक कांग्रेस का सच्चा जो गांधी परिवार का आदमी है उसको टिकट देना, तो वहां से गांधी परिवार इनडायरेक्टली लड़ रहा है, डायरेक्टली नहीं लड़ रहा है। अमेठी सीट छोड़ने से स्मृति ईरानी ने और नरेंद्र मोदी दोनों ने ये निशाना साधा और कहा कि ये हार कर, डर कर भाग गए। राहुल गांधी लगातार कहते हैं डरो मत, और खुद डर जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इनका काम है कुछ ना कुछ बोलना। पहली चीज मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ कि विंध्याचल के नीचे किसी भी दक्षिण भारत की एक सीट से चुनाव लड़के दिखाएं। कर्नाटक से लड़ लें, तमिलनाडु से लड़ लें, केरल से लड़ लें, ठीक है, हैदराबाद से लड़ लें, तेलंगाना से लड़ लें, जहां से उनका दिल करे वहां से लड़ लें। राहुल गांधी जी तो उत्तर भारत से 3 बार चुनाव जीते हैं अमेठी से, और दक्षिण भारत में वायनाड में भी उन्होंने चुनाव जीत के दिखा दिया। नरेंद्र मोदी जी काउ बेल्ट से निकल के पहले तो चुनाव लड़के दिखाएं। तो डर कौन रहा है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, डर क्यों रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आए हैं राहुल जी, और रायबरेली में अभी नामांकन शायद उनका फाइल हो चुका होगा, और अमेठी में भी हो चुका होगा। तो ये तो बात है ही नहीं डरने की। डरने का इसमें क्या है? और दूसरी बात, अमेठी सीट से स्मृति ईरानी कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से हारेंगी, क्योंकि वहाँ पे भी गांधी परिवार का सदस्य खड़ा है। केएल शर्मा जी अमेठी की गली गली को जानते हैं। ये आपका मन भ्रम है कि गांधी सरनेम नहीं है, वहाँ पे एक्चुअल में गांधी परिवार ही लड़ रहा है। केएल शर्मा जी गांधी परिवार के ही हैं, और इसको असली परिवारवाद, जो ये झूठा परिवारवाद, झूठा मोदी परिवार बनाते हैं, असली परिवार ये होता है कि मैं अपने परिवार को, भले ही वो मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, मैं फिर भी उसको केएल शर्मा जी को अपना परिवार मानता हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन सुधरेगा कांग्रेस का? बिल्कुल सुधरेगा। इस बार इंडिया अलायंस वहां पर जो 75-80 सीटों पर लड़ रहा है, अखिलेश जी के साथ हमारा गठबंधन है, भाजपा को हम 50 के नीचे सीटों पे इस बार समेट देंगे वहां पे। पिछले बार भी गठबंधन हुआ था अखिलेश जी और राहुल जी का, जिसमें बहुत बुरे तरीके से जनता ने नाकार दिया था इस गठबंधन को। इस बार क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पिछली बार गठबंधन होता और इस बार के गठबंधन में जमीन आसमान का फर्क है। पहली चीज, उस टाइम भाजपा का जो एक प्रोपोगेंडा मशीनरी था, हिंदुस्तान के लोगों को वो समझ नहीं आया था। वो एक भ्रम जाल जो पूरा इन्होंने बना रखा था, एक मायावी जाल, जिसमें ये पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, भारत माता की जय, और हर छठे महीने गौ माता की हत्या, और ये वो नए नए तरीके के मुद्दे लाते थे। उसमें हिंदी पट्टी पे वो इनका प्रभाव था। लेकिन आप आज किसी भी आम आदमी से बात करो, वो सिंपल एक सवाल पूछता है कि ये हिंदू मुसलमान करने से और ये अब्दुल की चूड़ी टाइट करने से मुझे क्या फायदा होगा? भाई, अब्दुल की चूड़ी टाइट करने से किसी हिंदू को क्या फायदा हो रहा है? सबसे ज्यादा मार इस देश के अंदर अगर महंगाई की पड़ रही है तो इस देश का 80% आबादी हिंदू है, उसको पड़ रही है। इस देश का गरीब है हिंदू 80%, उसको पड़ रही है। तो 20% मुस्लिम तो उसमें गेहूं के साथ खून पिस रहा है, जिसको देख के हम खुश हो रहे हैं, अरे हमारी थाली से रोटी गायब हो रही है, आप हिंदू मुसलमान पे लगे हैं। बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मोहम्मद फैसल चौधरी। मोहम्मद फैसल, आपको मैं याद करा दूं, मोहम्मद फैसल वही हैं जो राहुल गांधी के साथ लगातार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे, और इनको उस यात्रा में भी ये लगातार लोग मिलते थे और पूछते थे। कई लोग इनको ये समझते हैं कि ये राहुल गांधी के जैसे बहुत रिजेंबल करते हैं, बहुत हद तक राहुल गांधी के जैसे दिखते भी हैं। आप देख सकते हैं उसी तरीके की टी शर्ट भी पहनते हैं और उसी तरीके से बातचीत भी है बहुत हद तक। आप मुझे ये बताएं कि आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ रहे, लगातार घूमे, आप यूपी से ही आते हैं, यूपी से ही आते हैं? जी, यूपी से, जिला मेरठ, मेरे गांव का नाम सोनदत्त। तो इस बार राहुल जी आज नामांकन करने गए हैं, हो भी गया होगा, ज़्यादा उम्मीद है। आप मुझे बताएं कि इस बार इस फैसले से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, रायबरेली जो है मैं खुद घूमा हूँ जी। मैं वहाँ लगभग ज़्यादातर सारे रायबरेली घूम चुका हूँ मैं, और जो वहाँ की हवा है, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के लोग बात करते हैं, वो राहुल गांधी की बात करते थे। और राहुल गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं की सुनते हुए रायबरेली से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि वहाँ पे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हमारे नेता राहुल गांधी, और राहुल गांधी यहाँ से हमारे चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए राहुल जी वहाँ पहुँचे हैं। और रही बात कि उसका क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, तो इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और बीजेपी अपने मुँह के बल गिरेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। एक इस जानकारी से आप अवगत हैं, जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर के पूरे देश में एक हवा बना है, या कहें कि विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है, आपको क्या लगता है वैक्सीन में सच में कोई दिक्कत है या कोई ऐसे ही एक हवा बनाया जा रहा है? देखिए, जब कोर्ट में साबित हो चुका है कि वैक्सीन में दिक्कत है और वैक्सीन से
लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्लड का धब्बा बन रहा है, धग्गा बन रहा है, तो उससे लोग मर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जब देश की 100% आबादी में से 80% हिंदू लोग हैं, मानने की बात आप कह लीजिए कि बहुसंख्यक लोग हैं, जी तो बीमारी भी ज़्यादा उनमें फैलेगी, जी मरेंगे भी ज़्यादा वही। जी अब मोदी जी ने जो वैक्सीन का इस्तेमाल किया, उसमें भी उन्होंने वो बीमारी को अलग लगा दी। जी मुद्दा बनाया बहुसंख्यक का और अल्पसंख्यक का, लेकिन इन्होंने बहुसंख्यकों को निशाना बना दिया। बात तो करते हैं अखंड भारत की, लेकिन जो अपने भारत के निवासी है उनसे सवाल नहीं जाते। जी उनके लिए वैक्सीन ऐसी तैयार करी जो उनको जान का खतरा था। अब जान के खतरे में आप ये लगाइए हिसाब किताब, अगर 80% बहुसंख्यक हैं, बीमारी उनमें ज़्यादा लगी है तो मरे भी वो ज़्यादा है, वैक्सीन उनमें ज़्यादा लगी है तो उसमें भी वो ज़्यादा मरे हैं। तो मुझे ये बताइए, ये बहुसंख्यक के रखवाले कहाँ से हैं? जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया और वो कर दिया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने अपनी कुर्सी बचाई और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए, मोदी जी ने अपनी कुर्सी बताई है, बचनी तो कांग्रेस की भी कुर्सी चाहिए। लगातार 10 सालों से झूठे वादे ही लगातार मोदी जी सत्ता में आ रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस के पास क्या मंत्र है? देखिए, हमारे पास जो मंत्र है वो मंत्र है ईमानदारी का। जी कांग्रेस कभी झूठ बोलकर सत्ता में आना नहीं चाहती। कांग्रेस ने देश को एक सुई से लेकर परमाणु बम तक दिया, हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस ने दिया। तो कांग्रेस ईमानदारी की लड़ाई लड़ती है, ना कि बेईमानी की। बेईमानी की लड़ाई लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी जी और उनकी पूरी टीम। बेईमानी की लड़ाई लड़ते हैं पूरे आरएसएस के लोग। इन्हों के अंदर एक भी ईमानदारी हो तो मुझे बताओ। इन्होंने वादा किया था 15 लाख का, आज तक वो किसी खाते में 15 रुपये नहीं पहुँचे, 15 पैसे नहीं पहुँचे। वादा क्या था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, आज तक वो हवाई जहाज नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ गया वो हवाई जहाज, पता नहीं अडानी जी के खाते में तो नहीं पहुँच गया, ऐसे लगता है मुझे तो। और दूसरी बात, इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन शहीद किसान कितने हुए? 750 किसान शहीद हुए बॉर्डर पर। मैं भी किसान हूँ, मुझे जोर पड़ता है। मोदी जी बोलते हैं किसी किसान नहीं है, खालिस्तानी आतंकवादी हैं, और मैं बोलने लोगों कि मोदी जी आतंकवादी तो क्या होगा, लेकिन नहीं बोल सकते क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, उनकी मान मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। एक संवैधानिक पद है उनके पास, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। अब देश का अन्नदाता पूरे देश को, पूरी दुनिया को खाना खिलाता है, उसे बोलते हो आपके आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये बात हजम नहीं होती। और इस बार किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का जो बेरोजगारी से परेशान हैं, उनका सबका मन बदल चुका है। और 2024 के इलेक्शन में फाइनल होने वाला है, ये 1 महीने की बात है, और इसमें बीजेपी पट गिरेगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। चलिए, ये आप देख रहे थे, हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार राहुल गांधी के रायबरेली सीट से नामांकन करने से कितना फर्क पड़ेगा और क्या उसके परिणाम होंगे। साफ साफ लोगों का कहना था कि इस बार बेहतर परिणाम होंगे, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।